नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ के YouTube पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इससे ये हमारे दो महापर्व आते हैं, होलिका और दीपावली का, जिसे हम बढ़ चढ़ करके मनाते हैं। और इसी पावन अवसर पर हम आज अपने टॉपिक को पूर्ण करते हैं। हमारा टॉपिक था हिंदी का उद्भव व विकास। जो हमने पिछले वीडियो में कुछ चीजें हैं इसकी हमने पूर्ण कर ली है। आज काफी सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे, सीखेंगे, पुनः रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो हिंदी का उद्भव व विकास, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी है, ये हिंदी शब्द हमें कहाँ से मिलता है, कैसे इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। NCERT हमें ये कहती है कि हिंदी शब्द है, ये उत्पन्न होने के लिए हमारे पास, जैसे कि ये भारत है, अमूमन हमने माना कि ये भारत है, और इसी भारत के अंदर हमारे जो पूर्वज रहते थे उन्हें आर्य के नाम से जानते थे, और इन्हीं आर्यों के कारण भारतवर्ष को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा था। आर्यव्रत, और इसी के अंदर ईरानी लोग बाहर से भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं, और इस समय आर्य सिंधु नदी के किनारे यहाँ रहा करते थे। सिंधु आर्य लोग जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो उनकी एक खूबी ये थी कि वो है से को है बोलते थे, से को है का उच्चारण करते थे, और इसी से का है का उच्चारण करने के कारण यही हमारा सिंधु नाम है वो हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस सिंधु की जो भाषा है वो कौन सी कहलाने लगी? हिंद भाषा कहलाने लगी थी। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, पढ़ा था। अब आगे की चीज अपन देखते हैं कि भाई दूसरा फैक्ट है या दूसरी चीज हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसे हम जानते हैं। तो हम देखेंगे कि आर्य हमारे यहाँ रहा करते थे, और आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा ही हिंदी की जननी भाषा मानी जाती। हिंदी की जननी भाषा या हिंदी की या सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। संस्कृत, अब संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का कालक्रम जानते हैं किस तरह से संस्कृत भाषा चल करके हिंदी तक पहुंचती है, क्या क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। कि संस्कृत भाषा का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा काल कहलाता है? संस्कृत भाषा का काल कह सकते हैं, या संस्कृत काल कह सकते हैं, या वैदिक काल इसे हम कह सकते हैं। वैदिक काल जिसमें वेद रचे गए थे, और वेदों की भाषा है वो कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्यों ने वेदों की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में। वेदों का समय पूछा जाता है कब का है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा काल कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है, और वेदों की भाषा संस्कृत। समझ में आ गया है? आगे देखते हैं वैदिक काल, वैदिक या संस्कृत काल, इसे वैदिक भी कह सकते हैं, संस्कृत भी कह सकते हैं। अब आगे जाकर के यही संस्कृत भाषा है हमारे दो भागों में पार्ट करती है, दो भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। नंबर 2 पे है लौकिक
लौकिक संस्कृत। ध्यान से समझना, इसमें से फैक्ट में से पर्सन है वो आए हुए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा भी किस तरह से पर्सन पूछे जाते हैं। और ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में यहाँ से पर्सन भी उठ चुके हैं। ठीक है, पहली थी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लौकिक संस्कृत पढ़े थे हमने। संस्कृत दो भागों में खंडित होती है, विभाजित होती है। पहली वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी अंतर अगर इसमें हम देखते हैं तो 500 वर्षों का काल इसमें ऐड रहता है। यानी 500 वर्षों से ये भाषा है वो निरंतर रूपांतरित रही है। और इसी 500 वर्षों से लेकर के इसी 500 वर्षों के कालांतर में लौकिक भाषा निकलती है, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहती है। यही वह संस्कृत लौकिक संस्कृत। अब लौकिक का अर्थ है, वैदिक का अर्थ है वेदों की भाषा या शास्त्रीय भाषा या साहित्यिक भाषा, इसे हम कह सकते हैं। दूसरी है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत एक ऐसी भाषा जो आम बोलचाल में काम में आने वाली भाषा रहती है। आम बोलचाल भाषा के कारण हमारे यहाँ एक नियम चलता है कि प्रकृति के अनुरूप हमें बदलना होता है। निश्चित रूप है, सारी समझ में आती है कि प्रकृति के अनुसार ही परिवर्तन होना आवश्यक है। और इसी परिवर्तनशील के अंदर हमारी भाषा ही प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद बदलाव देती है, जिसमें ये हमारी लौकिक संस्कृत आम बोलचाल भाषा थी, ये भी परिवर्तित हुई और इसने पाली भाषा का रूप धारण किया था। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली को देखते हैं। पाली भाषा, पाली भाषा संस्कृत के लौकिक संस्कृत पढ़ने के पश्चात हमारी भाषा है वो रूपांतरित होकर के आती है पाली भाषा। और पाली भाषा में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसका काल 500 ईसा पूर्व से ईसा की प्रथम शताब्दी तक का काल पाली भाषा का रहता है। और इसी पाली भाषा के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेद रचे गए, बौद्ध ग्रंथ। इसी पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। पहली चीज ये। दूसरी, यह आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के काम में आने वाली या इसके अनुरूप क्रिया करने वाली भाषा। इसी के अंदर त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक 3 पिटक हमारे हैं, जो मैंने आपको बताया था, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक की रचना हुई थी। कौन कौन से? विनय पिटक नंबर 1, दूसरा शुद्ध पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। 3 पिटकों की रचना किस काल में? वैदिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में 500 ईसा पूर्व से ईसा की प्रथम शताब्दी थी। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब नई चीजें हैं वो अपन जानते हैं। और इसी पाली भाषा के बाद हमारी भाषा है वो निकल करके आती है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का काल है या समय है वो माना जाता है प्रथम शताब्दी या 1 ईस्वी से
500 ईस्वी, प्रथम शताब्दी की इसे हम कह सकते हैं 500 ईस्वी तक का काल हमारी पाली भाषा का रहा, प्राकृत भाषा का रहा था। और इसी प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों को लिखे गए हैं। जैन ग्रंथों की रचना हमारे पाली भाषा में हुई थी। और इसी में हमारे जैन साहित्य रचने के पश्चात ये बोलचाल की भाषा, इसे हम कह सकते हैं बोल चाल की भाषा, इसे हम कह सकते हैं। और इसके पश्चात हमारे दैनिक प्रतिक्रियाओं में व्यक्तियों के पास या लोगों के पास है वो ये बोलचाल की भाषा परिवर्तित रूप यानी लड़खड़ाने वाली भाषा है वो हमारे सामने आती है, जिसे हम कह सकते हैं अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब यही होता है कि ये भाषा अपने आप में टूटी हुई या लड़खड़ाती भाषा है, वो इसे हम मान सकते हैं। और इसी भाषा के अंदर हमारी हिंदी है, वो इसी भाषा का रूपांतरित रूप है वो शोर श्रेणी। शोर श्रेणी अपभ्रंश निकल करके आता है। और इस अपभ्रंश और प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बीच में हमारी एक भाषा निकलती है अवहट भाषा। कौन सी भाषा निकलती है? अवहट भाषा। और इसी अवहट भाषा के अंदर हमें दो किताबें देखने को मिलती है, कीर्ति लता व कीर्ति लता व कीर्ति पताका। ये ग्रेड फर्स्ट में आए पूछे हुए हैं कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित पुस्तकें हैं। इसके लेखक का नाम आपको मैं बता दूं, विद्यापति। हमारे अवहट भाषा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक दो पुस्तकें अवहट भाषा में लिखी थी। ठीक है। और इसी अवहट भाषा के पश्चात हमारी अपभ्रंश भाषा निकलती है, अपभ्रंश से शोर श्रेणी, और इसी शोर श्रेणी के अंदर हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे सामने उजागर होकर के मिलती है। आगे का इतिहास हिंदी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।